चंद साहब, आज जो नई डेवलपमेंट ये थी कि शहबाज शरीफ साहब ने मुज़ाकरात का जिक्र तो किया लेकिन जुडिशल कमीशन का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी कमेटी बना लेते हैं। इसका मतलब 28 तारीख को अगर पीटीआई आ भी जाती तो भी उनको यही मिलना था। तो अब हम समझें कि डेडलॉक ही है मुज़ाकरात में। देखिए जी, मेरे ख्याल में डेडलॉक तो कमीशन में और पार्लिमानी कमेटी में बड़ा फर्क है। तो हुकूमत अगर कमीशन नहीं बना रही तो फिर इसका मतलब यही है कि कमीशन के अलावा फिर बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन सच्ची बात है, ये मुल्क का नुकसान है। अगर ये क्योस, ये पैनिक इस तरह चलती रही तो इससे मुल्क का नुकसान होगा, पाकिस्तान का नुकसान। ये बताएं कि जो है बार बार ये कहा जाता है कि 2018 में भी जब इलेक्शन रिगिंग की बात हुई थी तो पार्लिमानी कमेटी जो है वही बनाई गई थी, तो अभी भी पार्लिमानी कमेटी बना ली जाए। और फिर ये तनकीद भी की जाती है कि उस वक्त पीटीआई वाले जो हैं क्योंकि वो जानते थे कि कोई ऐसी चीज़ें जो हैं वो सामने ना आ जाए, इसलिए वो पार्लिमानी कमेटी ही बना रहे थे। तो अब भी खदशा है हुकूमत को कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसी चीज़ें सामने आ जाए, इसलिए पार्लिमानी कमेटी तक ही बात रखी जाए। लेकिन ये एक बड़ा पाकिस्तान में जो तब्दीली आई है, जो चीजें सामने आ गई हैं कि अब पाकिस्तान की अवाम को ये तो पता चल गया कि इस मुल्क में कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, कंट्रोल्ड इलेक्शन, कंट्रोल्ड रिजल्ट ये हमेशा आते रहे हैं और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। लेकिन देखना यह है कि क्या हमने इसी तरह निजाम चलाना है या हमने इस निजाम को ठीक करना है। अगर निजाम ठीक पार्लिमानी कमेटी से हो सकता है तो पार्लिमानी कमेटी ने इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सारे लोगों की अपॉइंटमेंट की है। इसका मतलब है कि वो तो ठीक नहीं हुआ। बिल्कुल। और अगर कमीशन बनाने से ही काम चलेगा तो कमीशन भी कई चीजों पर बना है। असल चीज है नीयत कि हमारे हुक्मरानों की, हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस की नीयत क्या है। आपस में बैठ के निजाम ठीक करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो मेरे ख्याल में तो इस वक्त जो नीयत है उस नीयत के ऊपर क्वेश्चन है। और बाकी अगर नीयत ठीक हो तो मामला तो 2 दिन में ठीक हो सकते हैं। ठीक जी चंद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। सर, लोग बड़ी तवक्को रखते हैं कि क्योंकि पीपल्स पार्टी एक कोलिशन पार्टनर है, मान लिया पावर में नहीं है, उन्होंने कोई सीटें वगैरह नहीं ली, लेकिन बड़े बड़े ओहदे तो उन्होंने लिए हुए हैं। चेयरमैन सेनेट हूँ, फिर उसके बाद आपके सदर पाकिस्तान हो या गवर्नर्स के ओहदे हों, लिहाजा आप एक्टिवली इन्वॉल्व तो हैं। ठीक है, वजारत कैबिनेट में नहीं है। तो इस वक्त अगर आपकी पार्टी के लोग भी इन मुज़ाकरात में शरीक हैं सर, तो पीपल्स पार्टी भी वही लाइन उसने ली हुई है मुज़ाकरात में, और उनकी तरफ से भी कोई लचक नहीं है कि हुकूमत को उन्होंने कोई मजबूर नहीं किया कि आप भी ज़रा इन मुज़ाकरात को ज़रा मीनिंगफुल बनाए। जैसे आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हुए या हो रहे हैं या हो गए हैं तो मुल्क का नुकसान है, तो पीपल्स पार्टी का एफर्ट तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही इन ये मुज़ाकरात को खान साहब के और इनके हुकूमत के दरमियान कामयाब करने की। देखिए, जो छोटे मोटे कनासरा साहब जो कॉस्मेटिक मुज़ाकरात हो रहे हैं, मेरे ख्याल में शायद ये भी पीपल्स पार्टी का कोई प्रेशर ही होगा, वरना 1 साल गुजर गया है, कौन मुज़ाकरात के नजदीक आया है। और पीपल्स पार्टी तो जमहूरियत पे बिलीव रखती है और डायलॉग पे बिलीव रखती है और इस निज़ाम को हम ठीक करना चाहते हैं। लेकिन ये बात आपकी हकीकत है कि लोग हमें भी जिम्मेदार इसमें ठहराते हैं, लेकिन हम ड्राइविंग सीट पे तो है नहीं। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि अगर पीटीआई या दूसरी पॉलिटिकल फोर्सेस अगर पीपल्स पार्टी को किरदार अदा करने का कहेंगे तो पीपल्स पार्टी जरूर किरदार अदा करेगी। और पीपल्स पार्टी आप भी चाहती है, हमारी सीसी के अंदर भी, हमारी वैसे भी मीटिंग में हर वक्त ये डिबेट होती है कि इस मुल्क को इस क्योस से, इस जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, इसे जरूर निकालना चाहिए। और डायलॉग के बगैर या मुज़ाकरात के बगैर क्लासरा साहब और कोई ऑप्शन नजर नहीं आती। तो सर, ये अभी आपने कहा कि अगर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं इनके दरमियान जो भी फेस सेविंग के लिए या एक कॉस्मेटिक हैं, तो आपने कहा पीपल्स पार्टी का शायद रोल हो, तो अगर ये हुए भी हैं और नतीजा कोई नहीं निकला, ये तो वही वाला हिसाब है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आने वाला हिसाब है। अगर 1 महीना लगा भी लिए, मीटिंग्स हो गई, मिल लिया, गपशप कर ली, वो मीडिया पे आ गए, उन्होंने अपनी बातें कर ली, दोनों साइड्स ने कर ली, टीवी शोज़ में आ गए, ट्विटर पे हो गया, तो इसका क्या मतलब, इस एक्सरसाइज का क्या इसका फिर फायदा? पहले दिन से दोनों पार्टी नॉन सीरियस थी सर। देखिए क्लासरा साहब, एक्सरसाइज का फायदा तो जरूर होता है जी। अच्छा। ये कहना कि इस एक्सरसाइज का फायदा नहीं होता, मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता। एक्सरसाइज का फायदा जब आपस में बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें, देखे ना, पीएससी का मसला हल हुआ और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आगे कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा पॉलिटिकल वर्करों के खिलाफ,
या चीजें खान साहब को सजा भी हुई है तो कोई सड़कों पे नहीं आया या किसी ने ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, एक ड्यू प्रोसेस के जरिए मामला आगे कोर्ट्स के अंदर चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में चीजों का फर्क तो पड़ता है, लेकिन इसमें और ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए। और जो बदकिस्मती है, मैं समझता हूँ अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना है, नया पूरा इलेक्शन कमीशन लगना है, उस पर इत्तेफाक होना चाहिए। और अभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन फ्यूचर के लिए, चलो पिछला इलेक्शन तो कोई नहीं ठीक करेगा, मुझे तो तवक्को नहीं है कि कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जरिए या कमीशन के जरिए कोई बेहतरी आ जाए। मुझे तो जाती तौर पे पोलिटिकल वर्कर होने की चीज से मुझे खुद उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को आगे चलाने के लिए बहुत सारी चीजों पर बैठ के बात करनी पड़ेगी। अच्छा सर, अभी आपने पीएससी की बात की, ना मुल्क के फायदे में ना जमहूरियत। आपने अभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात की, बड़ा एक रेलिवेंट आपसे सवाल बनता है क्योंकि आप खुद इसके मेंबर भी रहे हैं सर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, और बड़े अहम दौर में थे जब चौधरी निसार अली खान साहब इसके 2008 से 2012 तक इसके चेयरमैन रहे, आप मेंबर थे। फिर जब चौधरी साहब इसको इस्तीफा दे के गए तो फिर अगेन आप उनकी जगह चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रहे और आपने बड़े अच्छे तरीके से चलाई, दबंग तरीके से। चौधरी साहब भी बड़े दबंग थे तो कम आप भी नहीं थे, आपने बड़ी अच्छी चलाई सर। तो लिहाजा पीएससी की इंपॉर्टेंस को बड़ा अच्छी तरीके से समझते हैं। एक तो ये है कि 1 साल तक इस कमेटी का कोई चेयरमैन ही नहीं बनाया गया क्योंकि इसमें हुकूमतों को एक्ट्स ऑफ ओमिशन, कमीशन, इरेगुलरिटीज, फ्रॉड, स्कैंडल वो सारे आते हैं। एक तो ये बताइएगा कि 1 साल तक ना बनाकर, तो ये भी तो एक डेमोक्रेटिक बेईमानी की गई है कि अकाउंटेबिलिटी तो सबसे ज़्यादा आपकी उसमें होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में होती है, और इसको एज ए पॉलिटिकल ब्राइब और इसको पॉलिटिकल टूल के लिए रखा गया था कि कल को कि हम डील करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, मुज़ाकरात के बाद देंगे, किसको देंगे, शेख वकास अकरम को नहीं देंगे, उमर अयूब को नहीं देंगे, तो हम उस जुनैद अकबर साहब को देंगे जिनका शायद तजर्बा भी, एक्सपीरियंस इस लेवल की कमेटी के लिए नहीं है जो है उनके दोस्तों के लिए हामियों से मादरत के साथ। तो ये कोई डील के नतीजे में जुनैद अकबर साहब आए हैं, आपका ख्याल है मुज़ाकरात के नतीजे में निकले हैं? क्योंकि नो ऑफेंसेस टू हिम, ही माइट बी अ गुड मैन, मुझे तो उनकी कैपेसिटी नहीं लग रही इतनी बड़ी ये कमेटी को चलाने की। सर आपने देखा हुआ है कितनी बड़ी कमेटी, आप तो खुद चलाते रहे हैं सर, इसमें कितने इश्यूज हैं? देखिए कलासरा साहब, मेरे ख्याल में तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ये आपकी बात ठीक है कि 1 साल डिले हुआ है और ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है इस पार्लिमानी निज़ाम के साथ, और अवाम का कस्टोडियन जो अगर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे बड़ा कट जो कस्टोडियन है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है पार्लियामान के जरिए। ट्रू। तो ये सच्ची बात है, ये कोई अच्छी बात नहीं है और ये बैड गवर्नेंस का एक मुंह बोलता सबूत है। दूसरी, अगर मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को मिल गई है तो ये एक अच्छी रवायत है, हुकूमत को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। चलो साल बाद मिली, लेकिन चलो कुछ अकल आ गई, दे दी। अब मैं समझता हूँ अपोजिशन का भी इसकी जिम्मेदारी है कि वो बैठ के मामलात अकाउंटेबिलिटी को आगे चलाए अपने। अच्छा सर, आपने अपोजिशन की बात की चांद साहब, क्योंकि आपका मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, मैं भी इसको 2000 से कवर कर रहा हूँ। आपका भी फेवरेट है, आप भी इसमें बड़े धुआंधार किस्म की रिपोर्टिंग करते रहे। जी, दैट्स व्हाट आई सेड, मैं कि आपका और मेरा दोनों का बड़ा इंटरेस्ट है इसमें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हमारा फेवरेट टॉपिक है दोनों का। सर मैं इसको 2000 से जब जनाब मुशर्रफ साहब ने इसको ओपन किया था, एचयू बेग साहब इसके चेयरमैन बने थे और टेक्नोक्रेट्स जो थे इसके मेंबर थे, व्हाट अ कमेटी इट वाज, बड़े अच्छे जबरदस्त इसके मेंबर थे और वो चेयरमैन थे। दैट्स अनदर स्टोरी। फिर आपका दौर चौधरी साहब का। लेकिन हमने एक चीज़ देखी जो आप कह रहे हैं अपोजिशन को मिलनी चाहिए, ये मतलब शुरू में तो बड़ा हमें ये अच्छा लगता था कि अपोजिशन का बंदा इसका चेयरमैन होगा, लेकिन नो ऑफेंसेस सर, जब ये खुर्शीद शाह साहब बने इसके चेयरमैन बने 2013 में, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है और वो अपोजिशन लीडर थे, तो उसके बाद तो एक मलियामेट हुई सर ये कमेटी, क्योंकि सारे जो ऑडिट पैरे आ रहे थे वो तो आपकी पीपल्स पार्टी हुकूमत के आ रहे थे, वही रिपोर्ट्स आ रही थी। 5 साल हुकूमत तो उसमें आप लोग करके गए थे, अपोजिशन ये करके गई थी जो आप बैठी थी। तो लिहाजा इवन जो उनके अपने खिलाफ ऑडिट पैरे थे खुर्शीद शाह साहब के खिलाफ, वो खुद बैठे सेटल कर रहे थे। तो कमेटी का वो जो इम्पैक्ट आना था, कमेटी की न्यूट्रलिटी आनी थी, तो अपोजिशन को जब आप देते हैं, वो 4-5 साल हुकूमत करके आ रही होती है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट्स आ रही होती है, उसके खिलाफ स्कैंडल और करप्शन वही मेंबर्स, वही चेयरमैन बैठ के देख रहे होते हैं, तो जिनके खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट्स हैं। अभी भी पीपल इनका पीटीआई के जो लगे हैं, तो पीटीआई की अभी आने वाली हैं ये रिपोर्ट्स आने वाली हैं सर, तो ये तो फिर उसका मकसद हल नहीं होता कि अपोजिशन को देना है। खिलाफत साहब, असल में तो ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद ये एक अरेंजमेंट थी कि अपोजिशन की जो अकाउंटेबिलिटी है वो अपोजिशन को दी जाए, लेकिन बैकलॉग जो है वो हर वक्त तो नहीं रहता कि 4-5 साल पहले। और दूसरा जो इसकी कंपोजिशन है, आप उसमें अकेला चेयरमैन कुछ नहीं कर सकता। एक तो मीडिया ओपन होता है,
दूसरा असल चीज है ऑडिटर जनरल ऑफिस को स्ट्रॉन्ग करना। नहीं सर, खुर्शीद शाह साहब तो, मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूं ब्रदर, खुर्शीद शाह साहब तो कोई मीडिया से नहीं डर रहे थे। मैं वहां मीटिंग में जाता था, वहां तो धड़ल्ले से टन्नू के हिसाब से सेटल हो रहे थे, ऑडिट पैरे हो रहे थे। बल्कि आपको याद हो अख्तर बुलंद राना साहब थे इसके एडिटर जनरल पाकिस्तान, वो एहतजाज जनाना छोड़ गए थे। उसने कहा जनाब हमारे एडिटर जो हैं वो डिसअपॉइंट हुए, डिस्करेज हुए, डिमोरलाइज हुए, हमने इतनी मेहनत करके ऑडिट पारे लेके गए और वहां पे टन्नू के मन्नू के हिसाब से सारी रिपोर्ट जो है ना वो कहते फॉर गिवन एंड फॉरगेट वाला हिसाब है सर। तो वो तो उस दौर में भी हमने देखा। साहब आप समझते हैं कि अकेला चेयरमैन कुछ नहीं होता, ये पूरी कमेटी जो है उसका एक इख्तियार होता है और हर मेंबर बैठ के इसके ऊपर उसकी वो अपनी राय देता है और वो वीटो भी कर सकता है, वोटिंग भी करवा सकता है। तो चेयरमैन के अकेले बस में कुछ नहीं होता। सारी कमेटी और कमेटी में अब 16-17 मेंबर हैं जिसमें अपोजिशन के भी हैं, सेनेट के भी हैं, कौमी असेंबली बड़ी पावरफुल कमेटी बनाई जाती है इसको देख के। तो मैं समझता हूँ कि ये अकाउंटेबिलिटी का बहुत अच्छा टूल है और इस पे जितना इफेक्टिव तरीके से अब भी इसके अलावा आपके पास अकाउंटेबिलिटी का बेस्ट निजाम आपके पास कोई नहीं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अलावा। अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आप अच्छा, वैसे मेरा ये ख्याल है कि रादर देन ये मैंने देखा, मैं भी बड़ा इसका हामी था कि अपोजिशन जो लीडर जो है या अपोजिशन का बंदा इसके चेयरमैन बने। लेकिन अब ये सारे क्योंकि लोग जो हैं हुकूमतों से होके आ रहे हैं, इनकी मैंने वहाँ पे देखी हैं चीज़ें, तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा नहीं, एक फेयर बैलेंस्ड एक इंटेलिजेंट एक इंटेग्रिटी वाला बंदा हाउस में से वो हुकूमत का हो या अपोजिशन का हो उसको बनाना चाहिए जिसके अपने स्केलेटन। आपके आर्गूमेंट्स में ये वजन है, आपके आर्गूमेंट्स में बिल्कुल वजन है। और दूसरा हुकूमत का बंदा अगर बनाएगा तो मेरे ख्याल में एग्जेक्टिव उसके साथ तामन भी करेगी। इस पर डिबेट हो सकती है, इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन असल चीज है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी को कामयाबी से चलाना पार्लिमानी निजाम को कामयाब करने के मुताबिक है। और इस वक्त तो पार्लिमानी निजाम क्वेश्चनेबल है। पब्लिक अकाउंट कमेटी तो बाद की बात है ना। असल चीज है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन और उसके जरिए कोई हुकूमत बने और पार्लिमानी निजाम को, पार्लिमान को आप क्या अहमियत देते हैं? इस वक्त तो पार्लिमान को अहमियत देने की मैं समझता हूँ उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए कि पार्लिमान कितनी इफेक्टिव है। अच्छा सर, इस पे अगर तो पार्लिमान में हर वक्त लड़ाई होती रहेगी, पार्लिमान में तो तकरार ही होती रहेगी, कोरम में पॉइंट आउट होता रहेगा, तो क्या डिबेट होनी है? अच्छा, हम लोग तो अभी आपने वो बात की ना सर इसकी पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट के अंदर जो गालम गलोच हुल्ला गुल्ला सारा होता है, पी का ऑर्डिनेंस पी का ला बाकियों पे तो लागू हो रहा है। जो वहाँ पे तकरीरें होती हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं झूठे सच्चे, खैर वहाँ उन पे तो नहीं लागू होगा क्योंकि उसमें इम्यूनिटी है। हम ये तवक्को किए बैठे थे, सहाफ़ियों का गिला है आपसे क्योंकि आप लोगों को डेमोक्रेट समझा जाता है, कंपैरेटिवली वो कहते हैं इनके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स बेहतर हैं, बेनजीर भुट्टो साहब का हवाला दिया जाता है। जो तवक्को की जा रही है, जो पी का ऑर्डिनेंस लाज आए हैं और जितनी इसमें पावर्स दी गई हैं, वो कहते हैं ये तो जनरल ज़ियाद जनाब मुशर्रफ दौर में भी कभी इस तरह की कोई सख्ती नहीं देखी गई थी। जो अब एक तरह का समरी ट्रायल टाइप चीज़ें दी जा रही हैं, उठाओ इनको गिरफ्तार कर लो, वारंट है नहीं है, फिर सुप्रीम कोर्ट तक आपने जाने, कौन सुप्रीम कोर्ट का वकील कर सकता है, एक सहाफ़ी या कोई भी कामनर जो हो। तो और उस पर तवक्को थी कि आप लोग रजिस्ट करेंगे, ये कौमी असम्बली में सेनेट में चलें, वहाँ पे भी आपने कंप्रोमाइज़ किया। आखिरी उम्मीद थी वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब थे, सहाफ़ियों से बड़ी इनकी दोस्तियाँ होती थी, तल्लुकात होते थे, सहाफ़ियों ने उनके लिए बड़ा लिखा भी सही, बड़ा उनको सपोर्ट भी थी जब जेलों में थे। जब आप लोग जेलों में थे, मुश्किल थे, बेनज़ीर हूँ, जरदारी साहब सारे, तो इसी मीडिया ने आप लोगों को सर सपोर्ट दी, वो खड़ा किया मुशर्रफ दौर में, इवन पीछे से ज़ियाद दौर में, जो भी थे नवाज शरीफ साहब दौर में। आप लोगों को आज हाथ लगे तो आपने कहा नहीं, इनको पकड़ें, जेलों में डालें, इनको 3-3 साल दें, 20-20 लाख जुर्माने करें, जमानतें ना होने दें। आप समझते हैं कि सदर जरदारी साहब को रोकना चाहिए था, आपकी पार्टी को एक्टिव रोल अदा करना चाहिए था? सहाफ़ी इतने बुरे भी नहीं है सर जितना आप लोगों ने समझ लिया सर। दे हैव बीन वेरी नाइस टू पीपल्स पार्टी इन डिफिकल्ट टाइम्स, इवन नवाज शरीफ साहब के साथ। तुरासा साहब देखिए, जहां तक पीका एक्ट का तल्लक है, कोई ये अच्छी कानून साजी नहीं है और फेक न्यूज भी एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। आप भी इसको फेस करते रहे, हम भी फेस कर रहे हैं। True. और मैं समझता हूँ कि ये कानून तो इस जरूरत तो है, लेकिन असल चीज ये है कि कानून बनाने का तरीका, उसमें नीयत का ठीक होना और कानून का इस्तेमाल गलत या सही होना, ये ऐसी डिबेट है जो मैं समझता हूँ पार्लियामान के अंदर बड़ी ओपनली होनी चाहिए थी, सिविल सोसाइटी के अंदर डिबेट होनी चाहिए थी, मीडिया के ऊपर, और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके ये कानून साजी होनी चाहिए। तो अभी अगर हो गई है तो पीओ पार्टी कोशिश कर रही है इसमें को अमेंडमेंट करने की,
लेकिन इस कानून साजी को मैं कम से कम जस्टिफाई नहीं कर सकता। चले सर, यू आर वेरी फेयर मैन, नहीं बोल आप जैसे बड़े ऑनेस्ट लोग कम बच गए पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, जो अपनी पार्टी के स्टांस के खिलाफ बात कर रहे हैं। इट्स वेरी रेयर सर। अब थोड़ा सा आपको कराची लेके चलते हैं। पार्टी देखिए, पार्टी भी राय लेगी तो मैं अपनी राय जरूर दूंगा, और मैं समझता हूँ कि ऐसी कानून साजी जिससे किसी का गला दबाया जाना हो या किसी का गला घोटना हो, तो यकीनन हमारे मुल्क में इससे पहले भी ऐसे ऐसे कानून हैं कि जिनका इस्तेमाल बड़ा गलत हुआ है जी। और आप सड़कें बनाएं, हर चीज करें, लेकिन अगर ज़हनी तौर पे आजादी हम ना हो तो इस तरक्की को हमने क्या करना है। या एक रियासत होती है तो रियासत में सबसे बुनियादी चीज है इंसान की ज़हनी शख्सी आजादी। तो ये कानून जो है ये ज़हनी और शख्सी आजादी के जरा इससे वायलेट करता है, उससे टकराता है। तो मेरे ख्याल में इस पे डिबेट जरूर होनी चाहिए और इस पे रिव्यू होना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात की सर। आपको अगेन और इसी वजह से पार्टी के अंदर जरा अंडर फायर भी रहते हैं, वो भी मुझे पता है आपके इन व्यूज की वजह से। अच्छा सर, अब जरा कराची चलते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने कल परसों बड़ी फेरी एक स्पीच की, और जब कराची के ताजरों ने वो रिपोर्टेडली उन्होंने एहसन इकबाल साहब को कहा कि जनाब कराची का बहुत बुरा हाल है, आप यहाँ कुछ काम नहीं हो रहे, तो आप ये मरियम नवाज साहबा को है वो इधर सिंध भेज दें। इसके बाद जो उनके आपके वजीर आला सिंध है मुराद अली शाह साहब, इनको पंजाब ले जाएं। तो उस पर बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा रिएक्ट किया। उन्होंने कहा जनाब ये चुगलियां मत किया करें, अगर किसी को कंप्लेंट है तो मेरे पास आकर करें। हाउ डू यू सी दैट? ये कंपैरिजन है, बनता है कि मुराद अली शाह साहब तीसरी दफ़ा वजीर आला बन रहे हैं, 10 साल से वजीर आला हैं, आपकी पार्टी भी मतलब 10-12 साल 15 साल से पावर में है, लेकिन वो लगता यह है कि सिंध के लोग या कराची स्पेशली वो खुश नहीं है, उन्हें लगता है कि कुछ चेंज नहीं आ रही, नथिंग इज हैपनिंग। और उसके बाद बिलावल साहब ने गुस्सा किया। कलादरा साहब, ये बड़ी अच्छी डिबेट है। कराची का जो मेयर बना है नौजवान आदमी है मुर्तजा वाब, कराची में जो इससे पहले लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल थी, कराची में आपको पता है कितने बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। कराची में पैसे को जो रेल पेल है उसमें कुछ सिर्फ एक हुकूमत, सूबाई हुकूमत स्टेक होल्डर नहीं है, बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं। लेकिन इससे पहले बोरी बंद लाशें या भत्ते या जो कुछ होता था वो भी आपके सामने है। और कराची में डेवलपमेंट आप जाके देखें, अगर कोई कंपैरिजन करना है, भत्ते तो पंजाब में भी लिए जाते हैं, हर जगह पे लिए जाते हैं, लेकिन कराची एक बिजनेस सिटी है, एक हब है और मुल्क की बैकबोन है, उसकी अहमियत अपनी जगह है। और मैं समझता हूँ जितना भी काम हो वो थोड़ा है, उधर और ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर ये कहेंगे कराची के हालात बेहतर नहीं हुए तो ये ज्यादती होगी। अच्छा, वो खालिद मकबूल सदीकी साहब ने बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर का जवाब दिया। सर MQM के लीडर हैं, आपको पता है। उन्होंने कहा जनाब के ताजरों से गुफ्तगू में बिलावल का लहजा धमकी अमेज था। आप कहते हैं पर्चियाँ आना बंद हो गई, आज रोजाना की बुनियाद पर भत्ता तलब किया जा रहा है, अगर ना देने पर रोज कत्ल किया जा रहे हैं। आपने ताजरों से मुलाकात में स्ट्रीट ये क्राइम पर माफ़ी क्यों नहीं मांगी? कराची शहर आपके आने के बाद जिस शक्ल में उसकी वजाहत तो करें। आप सोचे समझे मनसूबे के तहत कराची को आप तबाह कर रहे हैं। ये MQM के खालिद मकबूल सदीकी साहब ने बिलावल साहब की का जवाब दिया। सर अब अगर MQM कहेंगे कराची, जब से MQM का कंट्रोल खत्म हुआ है तो कराची तो यकीनन एक बेहतरी की तरफ गया है। अगर उनके मैं बड़े काबिल इज्जत हैं, क्या मैं उनको जवाब दूं? और हालत यह है कि इस वक्त तो उनके ऊपर एक मैं कमेंट्स करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। तो जिनका अपना मैंडेटरी क्वेश्चनेबल हो वो क्या दूसरों पे डिबेट कर। अच्छा सर, लास्टली क्योंकि कंपैरिजन किया गया है कि मरियम नवाज साहबा को 1 साल यहाँ पे पंजाब में हुआ है, आप खुद पंजाब से हैं, पहले भी आपने उस्मान बुज़दार साहब, इससे पहले हमने सारी चीज़ें देखी हैं। अभी उनका कंपैरिजन जो हुआ है वो उनके साथ हुआ है मुराद अली शाह साहब के साथ। जैसे मैंने कहा 10-11 साल से वो उसमें वजीर आला है, लेकिन वो कहते हैं मरियम साहबा की परफॉर्मेंस बेहतर है, मतलब है उनके नाकदीन कह रहे हैं या उनके हिमायती कह रहे हैं, वटेवर। आप इसको कैसे देखते हैं कि ये किसकी आपको बेहतर लगती है? बाकी मरियम साहबा को पंजाब में कर रही हैं या जस्ट टिक टाक है, ये कैमरा एक्शन लाइट्स वाला काम हो रहा है और ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा? साहब, दो वज़ीर आला का मवाजना करना तो मुनासिब इसलिए नहीं है कि कराची के हालात ये हैं, कराची वालों का कोई ताया जो है वो वज़ीर आज़म नहीं है। यहाँ इससे पहले एक भाई वज़ीर आला और दूसरा भाई वज़ीर आज़म कराची वालों का नेता भी बना। कराची में, लाहौर में परमानेंट कराची में एक रेंजर्स आपने बिठाई हुई है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो तो आपको पता है सारी सूरत हाल सामने है। और जो कराची में मजहब के नाम पे या लसानी बुनियादों पे जो लड़ाई थी वो पंजाब में कोशिश की गई, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में वो परवान नहीं कर सकी। लेकिन यहाँ तक बत्तों का वो तो आज भी आप पंजाब के जिस जिले में जाएं, अगवा बराए तवान भी है, बत्ता भी है, सारा कुछ है, लेकिन कुछ अच्छे काम भी कर रहे हैं पंजाब हुकूमत। मैं कहूँ
सफाई के मामले में सफाई वाला बड़ा इनिशिएटिव है, बड़ा पसंद किया जा रहा है। उन्होंने की है ई टेंडरिंग, एक अच्छा काम किया है ठेकों के हवाले से। सुना है उस पे एमपी बड़े नाराज है मरियम नवाज साहब से, जब से ई टेंडरिंग शुरू हो 100-150 रुपया। वो सुना बच्चे लोग जिन्होंने एडवांस पकड़े हुए थे ना जी, हमारे जिलों में भी अच्छा जो ठेकेदारों से कंट्रोल शेड लगवा रहे थे और ठेकेदारों से 10% एडवांस पकड़े हुए थे, वो एक सियासी रिश्वत बंद हुई है ई टेंडरिंग। तो आप इसको अच्छा स्टेप समझते हैं? क्योंकि वो बताया जा रहा है मरियम नवाज साहब से उनके एमपी बड़े नाराज हैं कि आपने जो वहाँ इजला में जो टेंडर होते हैं, उनका एक स्टाइल है गवर्नमेंट चलाने का, ब्यूरोक्रेटिक तरीके से वो चलाती है। जब ब्यूरोक्रेटिक तरीके से आप गवर्नमेंट चलाएंगी तो सियासी लोग तो यकीनन खुश नहीं होंगे, और सियासी लोगों को कोई पूछता भी नहीं है वहां पे, और ना तो आप ये बात मान रहे हैं कि एमपी, आप ये बात मान रहे हैं कि एमपी एमएनए जो हैं ये वाकई ये ठेकों की ये बिडिंग में पैसे लेते थे और अब उन्होंने ई टेंडरिंग की मेजॉरिटी बिल्कुल लेते थे, बिल्कुल लेते हैं जी। पंजाब में लेते हैं, आप आईबी की स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स देख लें, आज से नहीं, ये बड़े सालों से। आपका ख्याल है केपी के सिंध बलोचिस्तान में नहीं लेते पैसे सर? वहां पे नहीं लिए जाते? ये बिडिंग लेते होंगे, मैं नहीं कहता कि नहीं लेते होंगे, लेते होंगे, लेकिन पंजाब में भी पीडब्ल्यूडी से, हाईवे से, बिल्डिंग डिपार्टमेंट से, लोकल गवर्नमेंट से पूरी एक कमीशन की एक रेशो है बनी हुई। सियासी रिश्वत तो शायद बंद हो गई है, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक कमीशन तो आज भी चल रही है। अच्छा, पता चला कि कोई तकरीबन 120 अरब रुपए का नुकसान हुआ है एमपीज को पंजाब में जब से ई टेंडरिंग शुरू की कि पंजाब हुकूमत ने की है। तो लास्ट जो बताया जा रहा है एस्टिमेटेड 120 अरब रुपए की बचत हुई है, मतलब उसमें वो बिडिंग का पैसा जो है ना, दूसरे लफ्जों में कम उसमें किया है, और एमपीज का शेयर बताया जा रहा था जो इस दफा उनको नहीं गया ई बिडिंग के जरिए। 120 अरब रुपए का नुकसान। देखिए ई टेंडरिंग एक अच्छा काम है, और ये कोई जरूरी नहीं है एमपी एमएलए अपने ठेकेदार रखें और ठेकेदार अपने ठेकेदारों को नवाजें और उनको ठेके दें और फिर उनसे कमीशन भी लें। ये एक बिल्कुल बदनमा दाग है जो हमारे सियासी लोगों के ऊपर था। अगर ये खत्म हुआ है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। लेकिन अभी भी लोगों ने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में अभी भी जिन्होंने हाथ मारने होते हैं, क्योंकि हम तो जानते हैं जब 1985 से लोग जो फैमिलीज आई थी सियासत में उस वक्त क्या थी और आज क्या बन गई हैं, तो बड़े चांद साहब जाते जाते आपने बराबर कर दिया है, मतलब वेल लेफ्ट पे आप भी बिलीव नहीं रखते, जाते जाते आपने कह दिया जो कहना चाह रहे थे। हैं सर जी, बहुत शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। और ये हम कहते हैं हम सारे एमपीज का नहीं कह रहे कि सारे, जैसे उन्होंने भी कहा चंद साहब ने, सारे कमीशन लेते हैं, देयर आर मैनी गुड पीपल एज वेल, लेकिन मेजॉरिटी लेती है, और ये बात हम नहीं कह रहे और ना चंद साहब अकेले कह रहे हैं। इससे पहले आपको याद हो शायद खकान अब्बास साहब ने कहा था, मिफ्ता इस्माइल साहब ने, एक साबिक प्राइम मिनिस्टर, एक साबिक एक वजीर खजाना, के उन्होंने कहा था जनाब के ये जो 500 बिलियन रुपीज का आपने फंड रखा है, इसमें 150 बिलियन रुपीज ये रिश्वत है, कमीशन है, तो सारे नहीं अपनी मर्जी नहीं उसमें पैसे लेते हैं सारे। अगर सारे मैं कह रहा हूँ सॉरी, मतलब मेजॉरिटी वो कहते हैं पैसे लेते हैं। सो 150-200 रुपया जो है वो डेवलपमेंट फंड का वो एमपीज एमएनएस की जेब में जाता है। वो लोग जो कमीशन लेते हैं सारे नहीं लेते। सो देयर आर गुड पीपल एंड देयर आर अदरवाइज एज वेल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चंद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ मजीद स्टोरीज हैं वो डिस्कस करेंगे।